Hello everyone. Now here I Gagandeep. I am going to explain you the topic electric circuit and Ohm's law in this part. This is your part 3 chapter electricity and class 10th. We have already covered the basic details about electricity, electric charge, its properties in the part 1 video, and electric current potential difference in part 2 video. Now this is the third video in which we will going to cover the topic electric circuit and ओम्स लॉ. ठीक है, तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट शुरू करने से पहले आप जानिए लोड क्या होता है. लोड जो होता है, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, घरों में क्या, अगर आप किसी बिजनेस पर्पज से भी यूज़ कर रहे हैं, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड लोड. जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आपका एयर कंडीशनर हो गया, आपका कूलर हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, एलईडी हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सब ये सब आपके होते हैं लोड. क्योंकि जितना ज़्यादा लोड उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी की. जितना कम लोड उतनी कम ज़रूरत होगी. ठीक है, इसलिए हम पढ़ते हैं लोड. इकट्ठा हम सबको लोड कह देते हैं. 10-12 चीज़ों के क्या नाम गिना है, चलो लोड कह देते हैं, वही चीज़ है. तो अब क्या होता है, ये सारे के सारे जो अप्लाइंसेज होते हैं, इंक्लूडिंग इसमें स्विचेस भी होते हैं. इसमें आपका सोर्स होता है. सोर्स क्या, जैसे एसी सोर्स. एसी सोर्स में आपका आगे मीटर. मीटर किससे कनेक्ट होता है, पोल से. पोल किससे कनेक्ट होता है, ट्रांसफार्मर से. ट्रांसफार्मर किससे कनेक्ट होता है, टावर से. तो ये तो चलो बहुत आगे की बात होगी, हम थोड़ी छोटी बात करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में छोटी ही बात करते हैं. तो जितने भी अप्लाइंसेज हैं, मतलब जितने भी ये सारे लोड हैं, ये आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, तारों से कनेक्ट होते हैं, वायर से कनेक्ट होते हैं. और स्विचेस भी लगे होते हैं, साथ में बैटरी सेल या फिर कोई भी एसी सोर्स लगा होता है. इन सब का जो हम कनेक्शन होता है, इनको इकट्ठा हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. जो भी इनके तरीका होता है कि हाँ भाई ये ऐसे कनेक्ट करना है, ये ऐसे कनेक्ट करना है, हमने तार ऐसे लगा रखी, पैरेलल में लगा रखी है, सीरीज़ में लगा रखी है. पैरेलल सीरीज़ लास्ट टॉपिक है, वो बाद में बताएंगे. वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, नॉट द बिल्कुल लास्ट नहीं है, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, क्योंकि लास्ट तो बिल्कुल आपकी इलेक्ट्रिक पावर पड़ेगी. तो ये जितने भी लोड्स हैं, स्विचेस हैं, सोर्स हैं आपके, ये जो इकट्ठा तारों से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इन्हीं को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ज़्यादा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. ये जो आप घर में जितना भी कनेक्शन देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट है. आप अपने स्कूल में जितना भी कनेक्शन देखते हैं, वो भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है. ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. कनेक्शन नहीं होगा तो सर्किट कैसे होगा. ठीक है, अब क्या होता है, इन ऑर्डर डैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ लोड, इन सारे डिवाइसेस के थ्रू जो लोड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वो किससे कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक पावर से. इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से मिलेगी, आपकी बैटरी से, जनरेटर से. और ये कैसे पहुँचेगी डिवाइसेस के उसमें, वायर के थ्रू. तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, यही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. अगर आप इसकी डेफिनेशन बताना चाहें तो लिख सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. मतलब एक इलेक्ट्रिक पावर का सोर्स जहाँ से वो पावर आ रही है. जैसे आपका बैटरी हो गया, एसी हो गया, ठीक, ये सारे. तो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, लोड्स हो गया आपके अप्लाइंसेस जो मैंने आपको बताया, एंड स्विचेस और कोई दूसरे एलिमेंट अगर बचे खुचे, वो ऑल आर कनेक्टेड विद अ वायर. सब वायर से कनेक्ट होते हैं, फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, जैसे आप घर जाते हैं बनवाने, तो एक मैप बनवाते हैं, नक्शा पास करवाते हैं आप आर्किटेक्चर से. तो वो कोई आपको घर थोड़ी ना बना के दे रहा है, एक आपके घर का मैप बना के दे रहा है, जहाँ से आपको पता चल रहा है अच्छा ये यहाँ पे सीढ़ी जा रही है, यहाँ पे हॉल बन रहा है, यहाँ पे आपका बेडरूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे आपका वॉशरूम है, यहाँ पे डाइनिंग है. तो एक्चुअली बना के थोड़ी ना दे रहा है कि बना बना ईंटों से पूरा ढांचा तैयार कर दिया, वो तो नहीं कर रहा है. बट एक इसका मैप तैयार कर रहा है, पेपर पे तैयार कर रहा है. तो उसी तरह हम इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम एक ड्राइंग फॉर्मेट में, एक डायग्राम फॉर्मेट में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. ठीक है, एक ऐसी ड्राइंग जो कि और सारे की जितने भी ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनके कनेक्शन को शो करता है, वो आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. इसमें कुछ साइन होते हैं. अब जैसे कि आपको लैम्प बनाना है, तो आप पूरा का पूरा लैम्प तो नहीं बनाओगे. आपको रेफ्रिजरेटर बनाना है, आप रेफ्रिजरेटर की तो ड्राइंग बनाओगे नहीं. तो इसके कुछ फिक्स साइन होते हैं, वो चलिए मैं आपको बताती हूँ. ये टेबल है, या एनसीईआरटी से मैंने टेबल ली है. तो अगर आप इसको जूम करके देखें तो पहले आपका ये वाला जो साइन है, फर्स्ट साइन, ये वाला आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का साइन, सॉरी इलेक्ट्रिक सेल, नॉट सर्किट. सर्किट सर्किट बोल रही हूँ तो बार बार वही निकल रहा है. इलेक्ट्रिक सेल,
इलेक्ट्रिक सेल मतलब सिंगल सेल, और जब आप बहुत सारे सेल को मिलाते हो तो वो बन जाती है आपकी बैटरी। ठीक है, फिर आपकी प्लग की जो कि खुली हुई ओपन है, फिर प्लग की जो क्लोज है। अब ये चलो मैं लाइन बाय लाइन बताती हूँ आपको क्या है। एक वायर ज्वाइन है, एक क्रॉस करी, इलेक्ट्रिक बल्ब, चलो ठीक है आपको बताते हैं। आपने जब पहला डायग्राम देखा था वो आपने ऐसे देखा था, ऐसे। ठीक है, तो ये जो बड़े वाला आपका बार बना हुआ ये होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, और ये होता है नेगेटिव। क्योंकि सेल होता है तो इसमें एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव होता है, मतलब ये एक छोटे स्तर का रूप कह लो आप, ये छोटे स्तर की इलेक्ट्रिक पावर है, एक छोटे स्तर का सोर्स है ये। तो आपका पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कन्वेंशनल डायरेक्शन सोर्स सॉरी शो करनी होती है सर्किट की, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आएगी। ये आपका सेल है। अगर आप कई सारे सेल को मिला के बना लेते हैं, ये आपका दूसरा सेल, ये आपका तीसरा सेल, हमने यहाँ पे 3 सेल बनाए हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये आपका हो जाता है बैटरी। जब हम बहुत सारे सेल्स को मिला लेते हैं, 2 और मोर सेल्स को जब इकट्ठी बात करते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेल के पास कम इलेक्ट्रिक पावर होती है, वो कम सोर्स प्रोवाइड करता है, और बैटरी ज़्यादा सोर्स प्रोवाइड करता है, और एसी सोर्स तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो ये आपका हो गया सेल और आपका बैटरी। फिर आपने एक ऐसे देखा होगा, एक ऐसे देखा होगा और एक ऐसे देखा होगा। यह स्विच, आपके घर में स्विच होते हैं, जब आपका पंखा नहीं चल रहा होता आपका स्विच जो होता है वो ऊपर की तरफ बंद होता है, कहने के लिए उसे ओपन कहते हैं। उस कंडीशन में उस समय पे आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, आपका सर्किट वहाँ से ब्रेक होता है स्विच के अंदर से। लेकिन जैसे ही आप अपना बटन को दबाते हैं वो आपका जो स्विच होता है वो क्लोज हो जाता है, मतलब आपका सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट जुड़ चुका है और आपका उसमें करंट अब फ्लो होगा। ठीक है, आप ऐसे ये मान लीजिए जो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मतलब ये वाली कंडीशन, जो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ये वो होता है जिसमें की क्लोज होती है और करंट कंटिन्यूअस फ्लो करता है। और ये वाला जो ओपन सर्किट होता है ये वो होता है जिसमें की ओपन होती है और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। इसके बाद आपका आता है कनेक्टिंग वायर। आपने ये आपकी स्ट्रेट, बस ये सीधी आपकी कनेक्टिंग वायर, ये वाली मैंने थोड़ा गंदा गंदा बना दिया, ये इस तरह से ये होती है आपकी कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी कोई वायर ज्वाइन हो रही हैं, तो आपकी ये वायर है, आपने यहाँ से सपोज दूसरे कमरे का आ रहा है, यहाँ से दूसरे का रहा, आपने ऐसे ज्वाइन कर ली, ये हो गई आपकी वायर की ज्वाइनिंग। मान लीजिए वायर ज्वाइन नहीं कर रही है लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर नीचे से जा रही है, लेकिन उनका कोई भी कनेक्शन नहीं, मतलब वो आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो वो ऐसे बनेगी। बताइए, ऊपर नीचे से भले जा रही हो बट इसमें कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन मतलब अगर आप उसको जोड़ नहीं है इनका, ये अलग अलग है कि या तो कोई एक ऊपर से जा रही है कोई एक नीचे से जा रही है। उसके बाद आपका इसमें ये वाला जो साइन होता है ये होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन। आपको बल्ब थोड़ी ना बनाना, आपको ये बनाना, बन गया आपका बल्ब। ठीक है, उसके बाद ये एक आपका ऐसे एक करके गोले के अंदर बनाते हैं, इसको कहते हैं एमीटर। इधर प्लस इधर माइनस, किसी भी तरह प्लस माइनस होता है, वो टर्मिनल के अकॉर्डिंग होता है। जो एमीटर होता है, एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू मीज़र द करंट। हम जहाँ पे भी इसको वायर के बीच में कहीं पे भी हम इसको लगा देंगे इस डिवाइस को, एमीटर को, तो ये आपको वहाँ पे उस पर्टिकुलर सर्किट का, उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी वो जितना भी करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसकी रीडिंग आपको बता देगा कि इतने एम्फियर इसमें करंट या इतने मिली एम्फियर या इतने एम्फियर करंट फ्लो हो रहा है। और एक और डिवाइस होती है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर, वो ऐसे डिनोट होती है। ये आपको क्या करना पड़ता है, ये जहाँ भी लगाएंगे आप, हमने तार के हिस्से में जहाँ पे भी लगाएंगे उस हिस्से में जो भी 2 एंड पॉइंट होंगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा देगा। ठीक है, जिस भी तरीके से ये लगाया गया है, जहाँ पे भी सर्किट के अलॉन्ग लगाया गया है, ये आपको उसका पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मीजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट। एंड ये वाला वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मीजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यह आपको मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ है। इसके बाद आपकी आता है रजिस्टर। इसमें रजिस्टर
ऐसे बनाएंगे आप, रजिस्टर आ गया। थोड़ा मैंने गंदा बनाया है, इसमें गंदा ही बनता है, ऐसे करके, मतलब सुंदर साफ़ सुथरा सा। ये थोड़ा और पैना होना चाहिए वाला। ये होता है रजिस्टर। रजिस्टर होता है, रियोस्टेट होता है, या रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, लेकिन ये रजिस्टर के लिए साइन। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे जो रजिस्टर होता है, ये जो मटेरियल, कोई भी अगर हम डिवाइस बना रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, जो भी हम जैसे सपोज हमने रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं अपने सर्किट में, तो रेफ्रिजरेटर का भी रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये टॉपिक अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, जब पहले मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊँगी तब मैं आपको रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रियोस्टेट बताऊँगी। तो कोई भी अगर आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लोड यूज़ कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर ही होता है एक तरीके से। एक तरीके से क्या, वो होता ही रजिस्टर है, तरीका नहीं, वो रजिस्टर ही होता है, क्योंकि वो आपकी पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहती थी, ये रजिस्टर। और अगर आप इसमें ऐसे लगा देते हैं, ये बन जाता है रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो वेरी होता हो, चेंज होता हो। अभी आपको ये जो दो टॉपिक है, रजिस्टर और रियोस्टेट, ये ओम्स लॉ जब मैं आपको बता दूंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में होगा। तो मैं ये आपको साइन भी तभी बताऊंगी, अभी क्योंकि बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको ओम्स लॉ बता देती हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। अब ये देखिए, आपको पता है कि अगर आपके घर में वोल्टेज कम आती है तो अप्लाइंसेस बड़े धीरे धीरे चलते हैं, पंखा धीरे धीरे चलता है, एसी तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, कूलर भी बिल्कुल रो रो के चलता है, वॉशिंग मशीन चला दो नहीं चलेगी। तो अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही होती, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब डिफरेंस कम होगा तो कम अट्रैक्शन होगा। मतलब जब आपने 2 बीकर पानी के लिए थे, जब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझा रही थी, तो जो 2 बीकर पानी के थे, जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा था और जिसमें पानी का लेवल कम था, उसमें लेवल डिफरेंस ज़्यादा था, इस वजह से उसमें पानी बढ़िया फ्लो हो रहा था उस कनेक्शन में। 3 चीज़ें ज़रूरी थी, पहली, एक में पानी ज़्यादा, एक में कम, और तीसरी क्या, उनके बीच में कनेक्शन। तभी हम क्या करा पा रहे थे, उसमें पानी अच्छा खासा फ्लो करा पा रहे थे। टेम्परेचर के केस में भी आपने ये देखा था, एक का टेम्परेचर बहुत कम, एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में चिपका के रख दिया, तो वहाँ पे किस चीज़ का फ्लो हो रहा था, हीट का। वहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा था, कम वाला ज़्यादा, ज़्यादा वाला कम। अब उसी तरीके से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, वीक होगा, मतलब आपके घर की वोल्टेज कम आ रही होगी, तो इसका मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धीरे अट्रैक्ट होंगे, धीमी गति से अट्रैक्ट होंगे। जब धीमे धीमे बहुत स्लोली अट्रैक्ट होंगे, तो इसका मतलब जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो भी धीमा हो जाएगा, और आपके अप्लाइंसेस सही से वर्क करती नहीं है। फिर अगर आपकी बहुत तेज़ वोल्टेज आ रही है, तो इसका मतलब डिफरेंस बहुत बढ़िया है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो धुआं दौड़ने लगेंगे, तो फिर आपके अप्लाइंसेस बहुत सारे फूक जाएंगे, फट 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 आपके बल्ब टूट जाएंगे। पहले के टाइम पे होता था, अब तो बहुत बढ़िया कर दी गई हैं चीज़ें। तो उससे होता क्या था कि आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम ज़्यादा है तो करंट पे डायरेक्ट फ़र्क पड़ रहा है, डायरेक्ट फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, कि जैसे कुछ फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम कांस्टेंट कर दें, इन सबको कहते हैं फिजिकल कंडीशन। मतलब आप ये खुद देखिए, अगर किसी अप्लाइंसेस कोई अगर गर्म हो गया, चलते चलते गर्म हो गया, तो वो काम बढ़िया नहीं करेगा। फिर हम ये जो ओम्स लॉ है ना, ये हम उसके ऊपर बेस नहीं होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, जब हम इनको कांस्टेंट रखते हैं, तो हमने इसमें ये देखा कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, या ये कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। पढ़ते हैं इसे। इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज, हम उसे नहीं बदल रहे, किसे, फिजिकल कंडीशन को, जैसे कि टेम्परेचर, तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ, मतलब जो भी करंट की है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, वो जहाँ पे भी लगा हो, जिस भी 2 पॉइंट्स के बीच में, जिस भी सर्किट के लिए लगा हो, उसके अक्रॉस। ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसको जान कहते हैं कि भाई
करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटिया बढ़ रहा है तो करंट भी घटिया बढ़ रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इसी स्टेटमेंट को ओम्स लॉ कहते हैं, और ये फंडामेंटल रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस है और I जो है वो करंट है, तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। When all the physical condition like temperature etc. of a conductor are kept unchanged, उनको ना बदला जाए, then the strength of current flowing through it मतलब इस कंडक्टर के थ्रू जितना भी करंट फ्लो हो रहा है is directly proportional to the potential difference across its end, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के जो भी इस कंडक्टर में। तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर दोनों में से एक भी घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट का नाम रख देते हैं हम आर। यही आर तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है। यही आर जो होता है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आर आई या फिर आई आर, यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, यही ओम्स लॉ का डेरिवेशन है। ठीक है, आर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो कि जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? साइज, नेचर, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, आप मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं, कैसा कंडक्टर है वो, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मूव करने के लिए, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो आर को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, या सिंपली नहीं, वैसे होता इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, लेकिन सिंपली हम इसको रेजिस्टेंस कह देते हैं। या एक्चुअली इनफैक्ट रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये जो भी आप मटेरियल, वायर, जो भी आप अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। ये रोकता है कि करंट तुम मत फ्लो हो। कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का तो मतलब ही होता है रेजिस्ट करना, रोकना, अपोज करना, लेकिन यहाँ पे वो किसका अपोज करते हैं? करंट के फ्लो होने का अपोज करते हैं। ठीक है, कि करंट ना इतना, मतलब करंट जो है वो फ्लो ना हो। रेजिस्टेंस जो होता है वो ये चाहता है वो करंट फ्लो ना हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहता है? वो करंट फ्लो हो। तो जीतता कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे आर पढ़ेंगे, तो आर मतलब रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू। Now we are going to read the statement which is written on this slide. Ohm's law: if physical conditions like temperature etc. of a conductor are kept unchanged, नहीं बदले जा रहे हैं जैसे कि बताया गया था, the strength of a current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its end. ठीक है, जैसे बताया गया था वैसे ही लिखा है इसमें। याद रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट, जब भी हम करंट की बात करते हैं हम उसको फ्लो कराते हैं, तो फ्लो वर्ड यूज होता है। देखिए इसमें लिखा है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कंडक्टर के थ्रू ही तो करंट फ्लो होगा, तो करंट के साथ जब भी आप कोई स्टेटमेंट देंगे आप यही लिखेंगे, करंट फ्लो थ्रू इट, या करंट फ्लो इन द कंडक्टर, या करंट फ्लो इन वायर, इस टाइप के टर्म्स लिखेंगे। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी भी दो एंड के लिए यूज़ करते हैं। जब अपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब आपने उसके बारे में स्टडी करा था, तो आपने क्या उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट हम वर्क डन करते हैं 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। तो यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो वेन एवर वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो यू हैव टू यूज अक्रॉस इट्स एंड, या अक्रॉस द गिवन एंड्स, या अक्रॉस द एंड, या अक्रॉस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इस तरह के टर्म्स हम यूज़ करते हैं। इसी स्टेटमेंट को ओम्स लॉ कहते हैं, एंड इट इज़ अ फंडामेंटल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बिना आपका इलेक्ट्रिक, ये मतलब फंडामेंटल रिलेशन ये होगा ही होगा, ये 100% यही वर्क करेगा। ठीक है, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है, तो आपका ओम्स लॉ क्या बताया था मैंने आपको?
V इज इक्वल्स टू आई आर या फिर आर आई, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस था, I करंट था और R आपका क्या था, रेजिस्टेंस था। अब ये आपका ओम्स लॉ के एक सर्किट डायग्राम, एक ग्राफ है। जब भी आप ओम्स लॉ का ग्राफ स्टडी करेंगे, जब भी आप ओम्स लॉ का ग्राफ स्टडी करेंगे, चाहे आप आई और वी का बनाएं, मतलब आप चाहे इसमें हमने जो आपके सामने ग्राफ है इसमें हमने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, एक्स एक्सिस पे करंट रखा, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आप अपने वाई एक्सिस पे आप करंट रख सकते हैं और एक्स एक्सिस पे आप अपना पोटेंशियल डिफरेंस रख सकते हैं। आप दोनों कंडीशन पे अगर ग्राफ बनाएंगे आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, मतलब आपका एक यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। जो आपका इसका स्लोप बना है, ये जो आपको बीच में ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आपका इसका स्लोप है, ये एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम यूनिफॉर्म होगा। यही आपका ग्राफ है। ग्राफ आपका क्या कहता है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं दोनों के बीच में, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका कांस्टेंट होगा, सेम होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशंस आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब आप जब भी रीडिंग्स लेंगे, आप लैब में इसकी एक्टिविटी करेंगे, तो आप जब भी आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की जो भी रीडिंग आएगी आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा, आपका रेजिस्टेंस जो आएगा क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, बस यही इसमें है, इस ग्राफ में और कुछ नहीं है। ये ग्राफ आपको खाली एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है ओरिजिन से। ये क्यों होता है आप जानते हैं, क्योंकि V इक्वल्स टू, अभी आपने आर आई पढ़ा था। ठीक है, अगर आप देखिए, अभी मैं ज़रा पेन यूज़ करके बताती हूँ। आपने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आपने आई आर या आर आई पढ़ा था, तो आर क्या आ गया आपका, V बाय आई आ गया। मतलब आप V और I के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको R मिलेगा, और ये हमेशा से कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट ही होता है। बस आपकी कंडीशन, ये फिजिकल कंडीशन आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। आप मटेरियल नहीं अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसकी लेंथ नहीं चेंज कर सकते हैं, आप उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस उसको नहीं चेंज कर सकते। ये पता लगा आपने पतला कर दिया फिर बाद में मोटा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थिकनेस उसकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, चेंज ना करिए आप। चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में भी फ़र्क आएगा। अभी जब हम रेजिस्टेंस के डिटेल पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में, अगले पार्ट में, तब मैं वहाँ आपको इसकी डिटेलिंग बताऊंगी कि हम क्या चीज़ नहीं चेंज कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें चेंज करनी चाहिए, कैसे कैसे वेरी होता है। बट आप इसमें ये देखिए कि अगर आप वी आई या आई वी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको हमेशा से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और आप जब आई बाय वी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई बाय वी में आपको 1/r मिलेगा, ये आपका आई है। ठीक है, आई बाय वी में आपको 1/r मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका कांस्टेंट ही होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका जो ये सर्किट डायग्राम है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम की स्टडी करते हैं। तो पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप सर्किट डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपकी बैटरी लगी है। अच्छा, इसमें रियोस्टेट नहीं लगा है, एनसीईआरटी का डायग्राम, आप इसमें रियोस्टेट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते तो भी आपकी रीडिंग आपको रेजिस्टेंस आपको सेम ही मिलेगा। रियोस्टेट हम लगा लेते हैं। रियोस्टेट देखो होता क्या है, रियोस्टेट में आप अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्या बताया था जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, आपने उसमें ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। जब हम वी और आई की रीडिंग लेते हैं और उनको हम डिवाइड करते हैं तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, और वो हमेशा से कांस्टेंट होती, सेम होती है, वही मिलती है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, रियोस्टेट लगा लेते, उससे क्या आते हैं, आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। ठीक है, आपने जब उसका रेजिस्टेंस चेंज कर दिया तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको ऑब्वियस ही बात है आपका वोल्ट मीटर और एमीटर अलग अलग रीडिंग देगा। तो लेकिन जो इस बार रीडिंग मिलेगी आपको वोल्ट मीटर और एमीटर की, जो डिवाइड करेंगे वो वही रीडिंग मिलेगी जिस हिसाब से आपने अपने रेजिस्टेंस को, अपने रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आपने मेंटेन किया है, उसी हिसाब से रीडिंग मिलेगी। मतलब आपको वी और आई का जो रेशियो है वो आपको हर बार कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन आपने इस बार आपने अपना रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया रियोस्टेट लगा के, तो आपको वी और आई की रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द रियोस्टेट क्या जो भी आपने रेजिस्टेंस सेट किया है। बस ये मतलब है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, डोंट बी कन्फ्यूज़। कहने की मतलब वी और आई को जब भी आप डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस सेम ही मिलेगा।
लेकिन अगर आपने चेंज कर लिया तो चेंज के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन वो फिर आप उस चेंज को उतना ही कांस्टेंट कर दीजिए, मत चेंज करिए उस, आपने मान लिया एक बार आपने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद आपने फिर उसको नहीं टच किया, आपने उसको नहीं छेड़ा, तो आपको वी और आई की रीडिंग जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आपको फिर उसी के हिसाब से मिलेगा जो आपने चेंज किया है। सपोज आपने पहले 4 ओम पे रखा, ठीक, तो वी और आई जो भी आपको रीडिंग मिलेगी वी की और आई की, वो आपको इस हिसाब से मिलेंगी कि जब भी आप उसको डिवाइड करेंगे आपको 4 ओम ही मिलेगा। लेकिन आपने इस बार अपना चेंज करके 4 ओम की बजाय आपने इस बार कर दिया सपोज 7 ओम कर दिया, या चलो 7.5 ओम कर दिया, 8 ओम कर दिया, चलो 8 ले लेते, 8 ओम कर दिया, तो वी और आई की जो भी आपको इस बार रीडिंग्स मिलेंगी वैसे मिलेंगे, आपको बार बार 8 ओम ही मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ये है। तो रियोस्टेट इस वाले एनसीईआरटी डायग्राम में नहीं लगा, ये एनसीईआरटी से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो अगर आप रियोस्टेट चाहो तो वो भी इसमें लगा सकते हो, कहीं भी लगा लो, चलो मैं यहाँ लगा देती हूँ उसका रियोस्टेट। अगर आप इसका रियोस्टेट चाहो तो यहाँ पे लगा के आप इसको अपना रियोस्टेट RH लिख देना, ये लग गया। ठीक है, तो आपके पास इसमें बैटरी है जो कि करंट सेंड करती, बैटरी की वजह से करंट सेंड होगा, क्योंकि वही क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगी, उसी से करंट बनेगा। उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों है। रियोस्टेट लगा दिया से आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, जिससे विच इज़ यूज टू चेंज एंड एडजस्ट द करंट इन द सर्किट। ठीक है भाई, अगर आप रियोस्टेट चेंज करोगे तो ऑब्वियसली बात है करंट और करंट की भाई पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने जितनी बैटरी लगाई है, बैटरी का आप थोड़ी ना चेंज कर दोगे। ठीक है, जो बैटरी आपने अगर 6 वोल्ट की लगाई तो 6 वोल्ट ही जाएगी, 12 वोल्ट की लगाई तो 12 वोल्ट ही जाएगी। तो आप करंट को कम ज़्यादा किससे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेंज कर दे तो करंट भी चेंज होगा। क्यों करंट चेंज होगा, क्योंकि V/I इज इक्वल्स टू R है। अगर आपने V को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने R रियोस्टेट से चेंज कर दिया, अब ये मत कहिएगा कि R तो कभी चेंज होता है नहीं, लेकिन रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप रेजिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करा तो करंट की रीडिंग आपकी चेंज हो जाएगी, करंट कम ज़्यादा हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था V/I इज इक्वल्स टू R। अब ये बताइए, अगर आप, ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक, दो, और अगर आपने इसको चेंज करा, ये तो आपका स्थिर है, चेंज करा तो करंट भी चेंज होगा। अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और आपका रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट आपका बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, इन्वर्सली उल्टा है। ठीक है, बस रियोस्टेट लगा के आप यही दिखाना चाहते हैं कि अगर आपका रेजिस्टेंस कम, आपने कोई भी आपने ऐसी रजिस्टर यूज़ करा, ऐसी कोई डिवाइस यूज़ करी जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे हीटर वगैरह ये सब चीज़ें, तो आपका करंट क्या करते हैं, आपको आपने मान लिया आपकी वोल्टेज सेम है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आपका अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपने कोई ऐसी डिवाइस है, ऐसा रजिस्टर यूज़ किया जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो वहाँ पे आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने उतना ही रखा है तो। ये कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो आपका ये वाला रेजिस्टेंस लगा है, ये XY के क्रॉस लगा हुआ है, XY के क्रॉस लगा हुआ है, और ये जो R है, R की जो रीडिंग है वो इसी के क्रॉस आ रही है। ठीक है, इसमें एमीटर A लगा है, ये देखिए आपका एमीटर लगा हुआ है A, ये आपको करंट का मीज़र दिखाएगा। किसके करंट का मीज़र दिखाएगा, X और Y के जो बीच में आपका रेजिस्टेंस लगा है उसके क्रॉस दिखाएगा, और ये सीरीज़ में कनेक्ट है। अब सीरीज़ और पैरेलल में आपको बाद में बताऊंगी, तब आपको बहुत सही से समझ में आएगा सीरीज़ और पैरेलल का कैसे कनेक्शन बनता है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए, सीरीज़ में लगा हुआ है जिसका आपका रेजिस्टेंस R दिया है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है X का इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये याद रखिएगा। नाउ इसमें जो वोल्ट मीटर तो नहीं लगाया, आप चाहो तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। हाँ लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर। इसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वो पैरेलल में लगा है, और क्योंकि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर को हम सीरीज़ में ही लगाते हैं, फिक्स होता है। देखिए, जो इस तरह की बिल्कुल तार, एक मतलब पूरी वायर में बीच में जो लगाया गया है, ये सीरीज़ हिसाब से लगाया गया, और ये देखिए इसमें वायर ऐसे कनेक्ट किया कि एक पॉइंट तो एक्स को जोड़ रहा है और एक पॉइंट वाई को जोड़ रहा है। ठीक है, एक एक्स को कनेक्ट कर रहा है, एक वाई को कनेक्ट कर रहा है, फिर बीच में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को, कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल। ये अभी शॉर्ट में आप देख लीजिए,
क्योंकि अभी मे बी जिसने पहले पढ़ के आया है सीरीज़ और पैरेलल, ये उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसने सीरीज़ और पैरेलल नहीं पढ़ा है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आपको कनेक्शन समझ में आएगा कि सीरीज़ में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि एमीटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि एमीटर सीरीज़ में ही रीडिंग देता है, करंट जो होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम होता है। और जब हम वोल्ट मीटर को क्यों पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देता है, उसको हम पैरेलल इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो पैरेलल में सेम होता है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी फ़िलहाल बहुत गंदा हो गया, घोच पोच हो गया, थोड़ा साफ़ कर दिया। एक तो इसमें राइटिंग नहीं बनती है, ये आपका रियोस्टेट है। अब जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट है अक्रॉस आर, आर मतलब आपका रेजिस्टेंस। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, जो भी आपकी रेजिस्टेंस वायर लगी हुई है। नाउ अगेन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वी का, वी मतलब आपका यहाँ पे वी का मतलब मैं आपको बोल रही हूँ आपका वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा। जैसे मैंने एमीटर के बारे में आपको बताया था कि एमीटर जो ए है एमीटर, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। देखिए इधर प्लस है, ये प्लस बना है, तो ये देखिए प्लस की साइड ही कनेक्ट है ना। और नेगेटिव टर्मिनल ये है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है ना। और अगर आप ये देखो तो ये भी देखो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो इसका भी इधर पॉजिटिव है, इधर इसका नेगेटिव है तो उसका भी इधर ही नेगेटिव है। एमीटर और वोल्ट मीटर ऐसे ही कनेक्ट किए जाते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है। इसमें आपके पास एक की यूज़ की गई है, प्लग की, ये वाली, ये की यूज़ की गई, इज़ यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट। बस आपको इसकी डिटेलिंग बता रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है इसमें एज ए खास। जब आपकी की क्लोज होगी तो आपका करंट फ्लो होगा, आपकी की जब ओपन होगी आपका करंट, वहाँ आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। आप अपने करंट की रीडिंग, सर्किट के करंट की रीडिंग चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट की, रियोस्टेट को एडजस्ट करके। रियोस्टेट एक डिवाइस होती है, ठीक है, वो आपके रजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये मैं बार बार बता रही हूँ, मैं इसकी फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि रियोस्टेट दिखता कैसे है। दीज ओवरऑल हम इस सर्किट से ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं कि V बाय आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, वो हमेशा से कांस्टेंट ही आएगी वैल्यू। तो जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तो आप ये देखेंगे कि आप जब भी वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग आ रही है और एमीटर की जो भी रीडिंग आ रही है, जब भी आप उसको डिवाइड कर रहे हैं आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी, आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। यही इसका वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का। तो ये आपका यहाँ पे ओम्स लॉ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी वो रेजिस्टेंस की बनाऊँगी, आप वहाँ पे रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इसका मतलब डिटेल है, क्यों कंसेप्ट, ये हम क्लियर करेंगे कि रेजिस्टेंस की वजह से क्यों ऐसा होता है कि आपकी जो भी आप सोर्स आपका एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो एनर्जी लॉस हो जाती है, क्यों होता है कि वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, रजिस्ट करता है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग है वो मैं बताऊंगी। और फिर उसी वीडियो में, इन द सेम वीडियो, वो फैक्टर्स बताऊंगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, या जिन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस आपका डिपेंड होता है। उसके बाद क्योंकि आपके फैक्टर्स के साथ साथ ही एक टॉपिक आता है, एक नया टर्म आएगा रेजिस्टिविटी, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके बारे में, और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो, और पार्ट 4 वीडियो में हम वो कनेक्ट करेंगे। और रेजिस्टिविटी कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, किस मटेरियल या किस एलॉय के अंदर ये कम ज़्यादा होती है, ये चीज़ जो भी आपकी जो बहुत माइन्यूट, बहुत ही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो इस नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से बनते हैं। जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस, बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस बनते हैं
उसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी कुछ आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को कम कर दें, ज़्यादा कर दें, उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आपकी नेक्स्ट जो 4th वीडियो बनेगी उसमें बनेगी, ठीक है। और अभी नेक्स्ट मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, वो फ़ोटो रियोस्टैट की होगी। दिस इज़ रियोस्टैट, ये एक रियोस्टैट की पिक्चर है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।